मुल्तान समेत जनूबी पंजाब में गैर कानूनी मोटरसाइकिल रिक्शों की बरबार। एक मोटरसाइकिल रिक्शा पर 8 मुसाफिर सवार, कानून से बड़ा खिलवाड़। पुलिस भी मुतहर्रिक गैर कानूनी मोटरसाइकिल रिक्शे बंद, भारी जुर्माने कर दिए। कार्रवाइयां किन इलाकों में की गई हैं, तफसीलात जान लेते हैं अहमद खान से। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, मुल्तान में गैर कानूनी रिक्शा के हवाले से बात करें तो मुल्तान शहर में चौक शहबाज, अजीज उल चौक, विहाड़ी चौक और दीगर अहम मकामात पर जो है वो अहम चौकों पर जो है ये रिक्शे जो हैं वो मोटरसाइकिल रिक्शे जो है वो चल रहे हैं। इसके साथ साथ मैं इस वक्त चौक शहबाज पर मौजूद हूँ, जो कि ये रिक्शे जो हैं मोटरसाइकिल रिक्शे, यहाँ पर सवारियाँ बैठती हैं और तकरीबन 8 से 10 सवारियाँ जो है वो इस रिक्शे पर लोड होती हैं, जो कि हादसे का सबब जो है वो बन रही है। इसी हवाले से चौक शहबाज पर मौजूद है। अगर मेरा कैमरा मैन यहाँ पर दिखाए कि ट्रैफिक वार्डन्स भी जो है वो यहाँ पर ट्रैफिक वार्डन्स की जानिब से जो है वो कार्रवाइयाँ भी की जाती हैं। अगर मेरा कैमरा मैन ताहिर जो है वो यहाँ पर दिखाए कि कार्रवाइयाँ जो हैं वो की जा रही हैं और साथ साथ इनको जो है वो रोका भी जा रहा है। इनके तमाम तरह लाइसेंस जो है वो भी चेक किया जा रहा है, ड्राइवरों की लाइसेंस चेक किया जा रहा है, रूट परमिट चेक किया जा रहा है, जबकि ये गैर कानूनी रिक्शे जो हैं वो बनाए हुए हैं। यहाँ पर जो है वो कोई जो है वो इंतजामिया की जानिब से कोई एक्शन नहीं लिया जाता, जो कि हादसात का सबब बन रही है। बात करने के लिए हमारे साथ ट्रैफिक पुलिस एहलकार मौजूद है, इनसे बात करते हैं। जी, इसमें यह है कि रोज़ाना की बुनियाद पर इनको चेक किया जाता है, इनके ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह चेक किए जाते हैं और इनके पास ना ड्राइविंग लाइसेंस होता है, जो भी जिसके पास नहीं होता उसको हम फ़ाइन करते हैं। हैवी से जितना भी मैक्सिमम होता है वो फ़ाइन करते हैं। जो जिनके पास डॉक्यूमेंट्स वगैरह नहीं होते उनको हम थाने में बंद कर देते हैं। समझते हैं कि रोकथाम के हवाले से क्या अमली इक़दाम करने चाहिए? जी सर, ये तो है ही इलीगल। देखें ना, चैन गाड़ी साइड लगा हुआ है, जो भी सवारी बैठेगी उसकी चादर वगैरह उसके नीचे आ जाए तो उसकी जान को खतरा है और आए दिन हादसा होते हैं। ये तो है ही गैर कानूनी, अप्रूव नहीं है गवर्नमेंट से। जो मंजूर शुदा हो वो चलें। ड्राइवर भी मौजूद है, इनसे बात करते हैं। क्या समझते हैं, क्या ये गाड़ी सही है सवारियां उठाने में, क्योंकि हादसात का सबब बनती हैं? सर असल में देखा जाए तो ये रोज़ी के लिए सही है और तरीके के साथ चलाया जाए और ना कि भगाया जाए, ना कि यानी ये रेस लगाया जाए। सवारी भी महसूस होती है, यानी कि बैठती है 10-20 में बैठती है, खुश होती है और हमारा भी रोज़गार चलता रहता है। गवर्नमेंट हमें कोई सहूलत दे, कोई गाड़ियाँ दे, कोई गवर्नमेंट बसें निकालें, हमें सहूलत दे, तो फिर हम इन रिक्शों पे क्यों सफ़र करेंगे यार कानूनी। हमारे ये 20 रुपये में सफ़र होता है, हमारे लिए ये ज़रूरी होता है। गुज़श्ता 1 से 1.5 माह के दौरान जो है वो इन्हीं मोटरसाइकिल रिक्शों के हवाले से तो यहाँ पर जो है वो ड्राइवरों की जो सवारियाँ बैठी होती है उनकी चादरें जो हैं वो यहाँ पर फंस कर जो है वो मौके पर जो है वो जाम भाग भी हो जाते हैं। मज़ीद जो है ट्रैफिक पुलिस हुकाम का भी यही कहना है कि ये जो है वो गैर कानूनी तौर पर जो है वो शहर में मौजूद है। इसी हवाले से इनके खिलाफ जो है इनको जुर्माने भी किए जाते हैं और इनके खिलाफ मुकदमात जो हैं वो भी दर्ज किए जाते हैं। शहर मुल्तान में पब्लिक ट्रांसपोर्ट के नाम पर खतरनाक मोटरसाइकिल रिक्शों का राज। मकामी तौर पर तैयार शहर में नाकिस चिंचियों को इंतजामिया की जानिब से खुली छुट्टी। शहरियों का कहना है कि मुतबादिल ऑप्शन न होने पर गैर मयारी रिक्शों पर सफर कर रहे हैं। इंतजामिया मयारी और महफूज ट्रांसपोर्ट फराहम करे। इस हवाले से मजीद जानते हैं वसीम शहजाद से। जी वसीम बताइएगा। किसी ज़माने में इस रोड पर स्पीडो बस चला करती थी, लेकिन अब स्पीडो बस जो है वो बंद होने के बाद इस रोड पर दोबारा चिंची माफिया का राज है। मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखा सके तो सवारियों को ठूस कर जो है वो इसके अंदर भरा जाता है। 6 सवारी पहले ही पूरी है, फिर भी इंतज़ार है कि मज़ीद कोई सवारी आएगी तो वो जो है वो इसके ऊपर बिठाई जाएगी। बात करते चले, हमारे साथ रिक्शा ड्राइवर खुद रिक्शे को छोड़कर जो है वो रवाना। आप अपने आप को महफूज समझती हैं इस रिक्शे के अंदर? ये महफूज रिक्शा जी महफूज। जो शहरी हैं उनका इस हवाले से क्या कहना है, जानने के लिए कुछ और शहरी मेरे साथ पीछे मौजूद हैं। सर क्या कहेंगे, ये जिस रिक्शे में आप बैठे हैं क्या ये रिक्शा महफूज है? रोकें सर, आपके सामने है। हुकूमत को तो ये चाहिए था कि अगर जो है ना हर पूरे मुल्तान के रूट के अंदर जो है हुकूमत ने भजन एक ये वीडा बस के नाम से सर्विस चला दी है, इस रूट पे भी चलाएं। ये भी मुल्तान की एक बड़ी इशारा है। यहाँ से हर किस्म की ट्रैफिक और हर किस्म के रास्ते गुजरते हैं जो है वो गुजरते हैं। रिक्शे वाले जो है वो रिक्शे लेकर यहाँ से निकल रहे हैं। सर जिस रिक्शे पे आप बैठे हैं ये गवर्नमेंट से पास है? नहीं है। अच्छा, इसके लाइसेंस वगैरह कॉपी वगैरह है? जी लाइसेंस। मोटरसाइकिल के अंदर अगर आपने ये फिट की हुई है, इसका कोई सर्टिफिकेशन आपके पास नहीं? पड़ा, कॉपी भी है, लाइसेंस भी है। गवर्नमेंट से तो पास नहीं है? नहीं है, गवर्नमेंट से पास वो पास नहीं है। रिक्शा ड्राइवर खुद इस बात को जो है वो मानते हैं। बात करने के लिए और सवारियों के पास जाते हैं, इनसे पूछते हैं कि ये लोग इसके अंदर जो है वो महफूज है या नहीं। सर 2 बंदों की जगह है,
मुश्किल से इसके अंदर जो है वो 3 बंदे फंस के बैठते हैं और ये सूरत हाल है इन रक्षों की कि आपको इतना तंग होके इसके अंदर बैठना पड़ता है। सर क्या कहेंगे, कितने महफूज है इसमें? सांस नहीं आ रहा। ये तो सांस नहीं आ रहा, मैं तो फंस गया हूँ भाई। ये दो सवारियों की मोटरसाइकिल है, उसमें 7 बंदे इन्होंने बिठाए होते हैं। हम तो जलील हो जाते हैं जब इसमें बैठते हैं। और ये गवर्नमेंट ने फट्टा रक्षा जो है ना, पता नहीं कब ये खत्म करेंगे। गैर महफूज सफर, इससे अच्छा भीड़ बस चलती थी इस रोड पे, हाईएस्ट चलती थी इस रोड के ऊपर, उसमें महफूज होते थे। इसमें तो किसी तरीके से महफूज नहीं है। इधर से जंप लगा सर लगता है, उधर से सर लगता है। हम तो बड़े परेशान है इससे। हादसात भी इसकी वजह हो, बेतहाशा इस रोड पे हादसा हो चुके हैं, मगर हमारे पास और कोई सवारी भी नहीं है। हमारे पास और कोई सवारी का तरीका भी नहीं है। हम तो इसी पे आते हैं जाते हैं, क्या करें? अपना जान झोंके पे लगा के। ये कोई मजबूरी तो नहीं है आपके पास? कोई और इस जगह पे, इस रूट पे कोई और चीज चलती है? नहीं चलती। इस रोड पे वीडा बस चलती थी, अपना हाईएस्ट चलती थी, और केबी ब्रदर्स वाली बस चलती थी, वो महफूज थी। गवर्नमेंट पता नहीं क्यों बंद करके इनको जा रही थी। हम तो खुद बड़े परेशान हैं इनसे। हम तो जाते हैं रास्ते में हमारे साथ जान झोंके पे रख के कि हम बच्चों में पहुंच सकेंगे, ये नहीं पहुंच सकेंगे। इस पे बैठने के बाद इस पे ये महफूज होता है। आप देखिए मैं इतना तंग हूं कि मेरी सांस बंद हो चुकी है। आप देखिए हम 3 लोग इसके ऊपर बैठे हैं और हालत देखिए कि हम किस तरह बैठे हैं। अभी इसके अंदर मजीद जो लोग हैं, 1-2 पीछे जो है वो इस तरीके से खड़े कर लिए जाते हैं। ऐसे खड़े करके कैसे काट दे। ये सूरत हाल जो है वो इन रक्षों की है, जिस तरह सवारियों को इनके ऊपर जो है वो लादा जाता है। सर घर पहुंचना है बच्चों में, आप पहले ही हमें फेंक रहे हैं। लोग इसके ऊपर खड़े होते हैं, यहाँ पे खड़े होके जाते हैं। पहले उस दिन भी मैं गिर गया उससे ना, इसी तरह गिरा है। सवारी अगर ज्यादा हो तो इसके ऊपर खड़ी भी की जाती है और फिर इन गैर महफूज रक्षों से जो है वो लोगों को जी कि अगर रिक्शे बंद करना दरकिनार है तो बेशक करें, लेकिन ये इस तरह ना करें कि उनको 5-5 हज़ार के जुर्माने करे जा रहे हैं, 2-2 हज़ार के जुर्माने किए जा रहे हैं और उनको मारा जा रहा है, ड्राइवरों पर तशद्दुद किया जा रहा है। ये बात गलत है। करने बंद कर दें, लेकिन मुतबादिल भी दें और ज्यादती ना करें, मारे पीटे ना। मुतबादिल आपके पास अल्टरनेट हो, वो चीज आप चलाइए जो गवर्नमेंट से पास ही नहीं है ना। पास क्यों नहीं है? पास है बड़ी। किससे पास करवाइए? लाइसेंस भी है, सारा कुछ है हमारे पास। गवर्नमेंट के कागजात में ये रिक्शा पास नहीं है, वो बाकायदा रिक्शा जो है वो पास कराने। गरीब आदमी कहाँ जाएंगे जब हमारी तो ये रोजी रोटी है। हमने तो इसी से कमा के घर ले बच्चों को भी खिलाना होता है और खुद भी हमारा तो इसी से सरकट चलता है। अब गवर्नमेंट को देखते रहे फिर हम क्या करेंगे? गवर्नमेंट हमें कोई नज़ारा दिखाए, कोई हमारे लिए कोई काम करे, फिर हम तो इसको छोड़ते हैं। हम पता नहीं किस तरह गुजारा कर रहे हैं। आज से 5 साल पहले, 10 साल पहले जहाँ का किराया 100 रुपये था, आज भी 100 रुपये ही है, बल्कि 80 रुपये हो चुके हैं। 100 से 1 रुपया बढ़ा नहीं है। महंगाई बढ़ रही है, रिक्शा ड्राइवर्स की मुश्किलात आपने जानी, सवारियों की मुश्किलात जो है वो आपने जानी। अब देखना यह है कि इंतजामिया इस तमाम तर सूरत हाल के ऊपर क्या शहरियों को देने में। जी बहुत शुक्रिया वसीम शहजाद आपका। मुबारकपुर की आवाम को शदीद सफरी मुश्किलात का सामना। इलेक्ट्रो बस सर्विस बहावलपुर तक महदूद। मुबारकपुर के शहरियों का शिकवा, इलाके में मुनासिब पब्लिक ट्रांसपोर्ट ना होने के बायस तलबा, मुलाजिमीन, बुजुर्ग शहरी और खवातीन को रोजाना सफर में सख्त परेशानी का सामना करना पड़ता है। मजीद बात कर लेते हैं दिलशाद जोया से। जी बताइएगा। लेकिन जी मुबारकपुर के शहरियों को ग्रीन इलेक्ट्रिक बसों की सहूलियात ना मिलने पर इंतहाई परेशान हो चुके हैं। उनसे बात करूंगा। भाई साहब बताइएगा, क्या कहेंगे? ग्रीन इलेक्ट्रिक बसें आपके पास यहाँ पे जो रूट है वहाँ पे मुहैया नहीं की गई। मरियम नवाज ने जो ग्रीन बसों का इफ्तिताह किया है, हम खुशाइंदा है, वेलकम करते हैं। यहाँ जो मुबारकपुर की आबादी है तकरीबन 25,000 की, यहाँ जो है ना मुहैया नहीं कर रहे बसा। हमें आवाम की पुरजोश आवाम से अपना है कि यहाँ स्टाफ मुकर्रर किया जाए। मुबारकपुर के लिए जो ग्रीन इलेक्ट्रिक बस है उसका स्टॉप होना चाहिए, ये रूट होना चाहिए। और भी शहरी मौजूद है। भाई आप बताएं। मैं बीबी मरियम नवाज वज़ीर आला पंजाब का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने ये प्रोग्राम पंजाब भर में शुरू किया है। टोल कमेटी मुबारकपुर में भी ये बस भेजी जाए, 12 तनूरपुर, तकरीबन लाखों की आबादी से मुफीद होगी। की जानिब से यही मुतालबा किया जा रहा है कि ग्रीन इलेक्ट्रिक बसें जो है जो बहावलपुर से अहमदपुर शर्किया चलाई जा रही है, एक रूट जो है वो मुबारकपुर के लिए भी बनाना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे जो शहरी है जब ये अपना मुबारकपुर अड्डे पे पहुंचते हैं तो इनको महंगो किराए के साथ जो है वो बहावलपुर जाना पड़ता है। तो इनकी जानिब से यही मुतालबा किया जा रहा है कि फिलफोर जो है वो ग्रीन इलेक्ट्रिक बसों का जो ये रूट है ये मुहैया की जाए ताकि ये भी इस ग्रीन इलेक्ट्रिक बसों से मुझ सके। जी
जी बहुत शुक्रिया दिलशाद जोया। आपका मुल्तान में सर्दी की शिद्दत बढ़ते ही गरीब और मजदूर तबके की मुश्किलात भी बढ़ गई। शहर के मुख्तलिफ चौकों, बाजारों और फुटपाथों पर बेघर अफराद खुले आसमान तले सर्दी में वक्त गुजारने पर मजबूर हैं। मजदूर पेशा अफराद का कहना है कि सर्दी की वजह से रोजगार नहीं मिल रहा, जबकि सरकारी शेल्टर होम्स और किसी किस्म की इमदाद इक़दामात भी नहीं किए गए हैं। मजीद जान लेते हैं सुहेरा तारिक से। मुल्तान शहर का मौसम जो है वो शदीद सर्द है और इस सर्दी की शिद्दत में जो गरीब और मजदूर तबका है ख़ास तौर पर वो बेयारो मददगार है। हमें अक्सर सड़क किनारे, रोड किनारे, फुटपाथ पर या मुल्तान के अंदरून शहर के इलाकों में ये मज़दूर जो हैं वो अपनी दिहाड़ी के इंतज़ार में, काम काज के इंतज़ार में, चाहे सुबह का वक्त हो, दोपहर का या रात का, ये मज़दूरी के लिए यहाँ पर दर बदर दिखाई देते हैं। सर्दी के मौसम में ना तो इनके लिए कोई इंतज़ाम है, ख़ास तौर पर जो दूर दराज से शहर के बाहर के इलाकों से आए होते हैं वो भी सारा दिन यहाँ पर बैठ कर इंतज़ार करते हैं, इनकी मुश्किलात इनसे जानते हैं। जी कारोबार लगनी वेले फिर रहे हैं, कोई कारोबार अल्लाह दे फिर रहे हैं, कोई जो सर्दी है फिर जो ले जाते हैं वो कम पैसे देते हैं, जहाँ 1200-1500 हम 700-800 देते हैं। यही साथ जगह का इंतजाम, कोई बैठने का इंतजाम नहीं है जी। ऐसे रोड के ऊपर बैठे हैं, यहाँ से भी अगले बुझाते हैं हमारे को। कोई इंतजाम हो, कोई बैठने की जगह, फिर तो बंदा बात करे। एक मजदूरी नहीं है, कारोबार नहीं है कि यहाँ बैठने नहीं हमारे को देते। रोड के ऊपर बैठे मजदूर है, कोई इंतजाम हो, कोई बैठने जगह हो, फिर तो है। यहाँ काम है नहीं बिल्कुल ही, इंतजाम हर मजदूर रो रहा है, हर आदमी रो रहा है। यहाँ जो लेके जाते हैं वो 700, 500, 800 में जा रहे हैं मजदूर। ये कोई दिहाड़ी तो नहीं पड़ती। मज़दूर जो हमारे माशरे का एक अहम हिस्सा भी हैं और काफ़ी बड़ी तादाद में भी हैं। ये मुल्तान के MDA चौक, बोहर गेट, हरम गेट और दीगर इलाकों में किनारे इस सर्द। जी शुक्रिया सुहेरा तारिक। आपका अड्डा ज़खीरा में भट्टा मजदूर मौसम की सख्तियां झेलने पर मजबूर। सर्द मौसम की शिद्दत के बावजूद भट्टा खीश्त पर काम करने वाले मजदूर सख्त मेहनत में मसरूफ हैं, मगर कम उजरत ने इनकी जिंदगी अजीरन बना दिया। मजीद बता रहे हैं नवाज प्रिंस। इस वक्त अड्डा ज़खीरा के नवाही गाँव चक नंबर 227 WB में मौजूद हूँ। सर्द मौसम में भी भट्टा के मजदूर जो ईंटें थाप रहे हैं, ईंटें बना रहे हैं, इस वक्त जो इतनी सर्दी में भी ये अपने काम काज में मसरूफ़ हैं। इस वक्त मजदूर हैं जो मेरे साथ मौजूद हैं, इस वाले से इनसे जानने की कोशिश करते हैं। जी भाई, आप इतने सर्द मौसम में ईंटें थाप रहे हैं, इस वाले से कोई रेट भी आपकी मजदूरी भी बढ़ी है या नहीं बढ़ी, इस वाले से आपका क्या कहना है? सर जी, हमारा 1100 रेट है, इससे हम बिल्कुल बेरोज़गार महसूस हो रहे हैं। हमारे बच्चे जो हैं ये नहीं पाल रहा है हमसे। मरियम निवाज को चाहिए कि कम से कम 1300-1350 रेट हमारे ईंटें थपने का होना चाहिए। जी, जैसे कि आपने मजदूर की बात सुनी, का यही कहने कि वज़ीर आला पंजाब से अपील करते हैं कि हमारी मजदूरी की तरफ तवज्जो दी जाए, हमारा जो रेट है 1300 रुपये रेट किया जाए। इस वाले से और भी मजदूर मेरे साथ मौजूद हैं, मजीद इस वाले से इनसे जानते हैं। जी भाई, आप बताइएगा रेट कितना हो गया, आप कितना चाहिए आपको? 1300 रुपये रेट चाहिए है और तो सब बच्चे साढ़े ना काम करते हैं, लेकिन पूरी नहीं पौंदी साड़ी। बड़ी कोशिश करते हैं, आटा महंगा हो गया, 5000 से आटा मिलता है सानू, कोई शायद नहीं साड़ी पूरी होंगी। थोड़ा रेट इट सर्दी में कम जेड़ा नहीं होता साढ़े को। रेट की गल करो, रेट नहीं ठेकेदार वधाइंदे। आदन जी जाओ, अस आदि मर्जी करांगे। साड़ी यह कोशिश है बई हर साढ़ा रेट वधाया जाए। जो मरियम निवाज नूं साडी अपील है कि साडा रेट जिहड़ा मजदूरां दा वधाया जाए। जी, जैसे कि आपने भट्टा मजदूर की बात सुनी, का यही कहना है कि जो हमारे छोटे जो बच्चे भी होते हैं उनका भी गुजारा बसर हमारी मजदूरी की। जी बहुत शुक्रिया नवाज प्रिंस साहब का। डेरा गाजी खान में 15 किलो आटे के थैले की सप्लाई चेन बहाल कर दी गई। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के जिले इंतजामिया के साथ मामला तय पा गए। तफसीलात बता रहे हैं ब्यूरो चीफ इकबाल सादिक। गाजी खान में एक फ्लोर मिल पर इस वक्त मौजूद है, जहां से अब 15 किलो जो फाइन आटे के थैले हैं वो मार्केट्स के अंदर पहुंचाए जा रहे हैं। यहाँ पर इस वक्त मेरे अकम में आप देख भी सकते हैं कि यहाँ पर जो तबका है, जो मुलाजमीन तबका है, जो अमला है, वो यहाँ से 15 किलो आटे के थैले उठा के लेके जा रहा है। ये सप्लाई चेन तो बंद थी, तो अब क्या ये बहाल हो गई है, ये बताने के लिए मेरे साथ इस वक्त साबिक नायब चेयरमैन फ्लोर मिल्स एसोसिएशन पंजाब खलीलुर रहमान लगारी मौजूद हैं। इनसे हम जानते हैं कि क्या इनके मामला तय पा गए इंतजामिया के साथ। तफसीलात बताइएगा। जी, हमारा जो 15 kg का रेट का इशू था, वो कह रहे थे कि आप 1600 रुपये में सेल करें या 1700, वो हमें नहीं था, मार्केट के हिसाब से वारंट नहीं आता था। तो वो ये खसूसी हमारे जो डिप्टी कमिश्नर डेरा गाजी खान की, उनकी और डिप्टी डायरेक्टर फूड, उनकी दिलचस्पी ये हमारा जो मामला है ये हल हुआ है। और हमारी जो सप्लाई है 15 kg में फाइन आटे में, वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने शुरू कर दी है।
अच्छा, अब मार्केट में ये जो 15 किलो फाइन आटे का थैला है ये किस कीमत पर बिकेगा? ओपन मार्केट के रेट के हिसाब से बिकेगा या कोई स्पेसिफाई कर दिया गया है रेट को? नहीं, रेट नहीं है। जो हमने गंदम जिस रेट से परचेज करेंगे उस हिसाब से जो रेशो बनती है उस हिसाब से मार्केट में सेल होगा। अच्छा, वो चाहे 1600 से कम, 1600 से ज़्यादा चाहे कीमत बन जाए, वो फिर मार्केट रेट के हिसाब से आप ये आटा फरोख्त होगा। जी, अगर हमने ये आटा 1000 रुपये तक भी सेल किया है, गंदम सस्ती मिलती थी, अब गंदम जैसे महंगी होगी महंगा कर देंगे, अगर गंदम मजीद सस्ती होगी ये मजीद सस्ता हो जाएगा। जी, ये जो फ्लोर मिल्स एसोसिएशन है इन्होंने अब सप्लाई चेन बहाल कर दी है। 15 आटे के थैले की रीजन बहाल। चांदी जो कभी हर घर की पहचान थी, आज वही चांदी महंगाई और ज़ख़ीरा अंदोज़ी की अलामत बन चुकी है। चांदी के बर्तन, सुराही, प्लेटें, मर्दों की अंगूठियां और ख़वातीन के जेवरात सब अब माजी की कहानी बनने लगे हैं। चांदी की कीमत 10,500 रुपए की हद भी अबूर कर गई। रहीम यार खान से हमारे साथ आसिम सदीक मौजूद हैं, उनसे मजीद जानते हैं। जी बताइएगा। चांदी एक ऐसी चीज़ होती थी कि जो हर घर में पाई जाती होती थी। कभी चांदी के बर्तन शलफ पे सजे होते थे, घर तवीज़ जो पहना जाता था वो भी चांदी में बनाया जाता था। बच्चे बड़े सब उसको पहना चांदी के तवीज़ में डालकर, जो उसका खोल होता है उसमें डाल कर पहनते थे। मुझे ये बताएं कि ये धात की कीमत पहले क्या थी, किस तरह से अब ये छोटी छोटी चीज़ें, जिस तरह मैं देख रहा हूँ ये तवीज़ है, इसकी क्या कीमत है, ये खुस्सा है, इसकी क्या कीमत है, बर्तन थे, ख़रीदारी कितनी है, तो क्यों ये कीमत क्यों बढ़ रही है? इसकी कीमत के हवाले से बात करते हैं तो कीमत बढ़ने की वजह सिर्फ़ और सिर्फ यही है कि इन्वेस्टर ज़्यादा होता जा रहा है चांदी के अंदर। जितना इन्वेस्टर ज़्यादा होगा चांदी का रेट हाई होगा। ये जो तावीज़ कल 300 रुपये का एक हुआ करता था, अब ये 1600 रुपये का एक है। गरीब तावीज़ तो लेता था ना, कुछ ले या ना ले। कारीगर इस टाइम हमारे बिल्कुल फारिग बैठे हुए हैं, कोई काम के हालात नहीं है। कारीगर तबका बिल्कुल डाउन हो गया है। जो गरीब था वो गरीब ही हो गया मजीद। तो क्या चीज़ बिक रही है? कुछ भी नहीं बिक रहा इस टाइम। सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टर पड़े हुए हैं चांदी के अंदर भाईजान। इन्वेस्टर एक दिन लेके जाते हैं 10 लाख रुपए की, अगले दिन बेच के जाते हैं 12 लाख रुपए की। सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टर के लिए ये बन गई है, उनका जरिया बन गई है। बस गरीब कहाँ जाए? गरीब सिर्फ चांदी लेता था। ऐसे ही सोने को देख लें आप, सोना भी 5 लाख रुपए तोला। कितना स्टॉक हो रहा है? कितनी खरीदारी की जा रही है? स्टॉक बिल्कुल हो रही है। शॉर्ट है इस टाइम चांदी, जेवर इस टाइम बिक नहीं रहा। इन्वेस्टर के लिए चांदी शॉर्ट है इस टाइम। बिल्कुल, इन्वेस्टर के लिए चांदी शॉर्ट है, जेवर बिक नहीं रहा। जो कभी खवातीन खरीदती थी, आम आदमी इन्वेस्टर चांदी में। जी बहुत शुक्रिया आसिम सदीक आपका। वासा मुल्तान के रेवेन्यू बढ़ाने के लिए इक़दाम जारी। वासा मुल्तान के अहम मकामात पर अरबों रुपए की सरकारी लैंड नीलाम करने का फैसला। गुलगश्त ब्रांड रोड और गुलशन मार्केट पर मौजूद 7 केनाल जमीन का 5 साल बाद टेंडर जारी कर दिया गया। मज़ीद जानते हैं गोहर रहमान शेख से। जी बिल्कुल, वासा मुल्तान की जानिब से अपनी आमदनी में इजाफे के हवाले से इक़दामात का सिलसिला जारी है। वहाँ जहाँ पर रिकवरी को बेहतर किया जा रहा है, वहीं पर वासा मुल्तान की जानिब से फैसला ये किया गया है शहर के आम मकामात पर जो वासा मुल्तान की प्रॉपर्टी मौजूद है उसको जो है 20 साल लीज़ पर दिया जाएगा। इसमें सबसे अहम मकाम मुल्तान का गुलगश्त का ब्रांड रोड है, जहाँ पर एक अहम ब्रांड का एक पिज़्ज़ा शॉप हुआ करती थी, जो गुज़श्ता 5 साल से जिसके लीज़ के जो मसाइल थे वो उसकी वजह से ये लीज़ का अमल नहीं हो सका। उसके बाद अब वासा मुल्तान की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर इसको लीज़ पर देने के हवाले से टेंडर जारी कर दिया गया है, जिसके बाद महाना जो है वो 66,50,000 रुपये से ज़ायद जो है वो किराए के ऊपर इस प्रॉपर्टी को दिया जाएगा, जो वासा की आमदनी में इजाफा होगा। इसके अलावा मुल्तान की गुलशन मार्केट के ऊपर भी वासा मुल्तान की प्रॉपर्टी मौजूद है। 3 कनाल से ज़ायद ये प्रॉपर्टी बनती है जिसे लीज़ पर देने का फ़ैसला किया गया है और इसके हवाले से 45 लाख रुपए से ज़ायद जो है महाना किराया जो है वो रखा गया है। इस तमाम तर जो बिड का अमल है वो वासा ऑफिस में 22 जनवरी को मुनक्किद होगा। इस हवाले से ओपन टेंडर के हवाले से वासा मुल्तान की जानिब से MD वासा की जानिब से तमाम जो भी ख्वाहिशमंद हजरात हैं उन्हें इस हवाले से दावत दी गई है, जिसके बाद उम्मीद ये की जाए जो गुज़श्ता 5 साल से वासा मुल्तान। जी शुक्रिया गोहर रहमान शेख आपका। खबर आपको दें, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर मुल्तान जनरल मोहम्मद सैफ का तबादला कर दिया गया है। मोहम्मद सैफ की खिदमात सिंध हुकूमत को के सुपुर्द कर दी गई हैं। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद सैफ ने 2 साल से ज़ायद अरसा मुल्तान में खिदमात सर अंजाम दी। आपको बता रहे हैं एडिशनल डिप्टी कमिश्नर मुल्तान जनरल मोहम्मद सैफ का तबादला कर दिया गया। मोहम्मद सैफ की खिदमात सिंध हुकूमत के सुपुर्द कर दी गई। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद सैफ ने 2 साल से ज़ायद अरसा मुल्तान में खिदमात सर अंजाम दी।
भावल विक्टोरिया अस्पताल में पाबंदी के बाद अस्पताल के सामने 1000 से ज्यादा मेडिकल रैप का तामा बंद गया। मिनी पार्क तिबी नुमाइंदों से भर गया। फार्मास्यूटिकल कंपनियों के नुमाइंदगान का कहना है पढ़े लिखे तबके को बेरोजगार कर दिया गया है। मजीद जानते हैं ताहिर जोधियाना से। जी बताइएगा। अस्पतालों में मेडिकल रैप्स के दाखिले पर पाबंदी आयद की गई है। बहावलपुर की बात करते चलें तो सिर्फ शहर में 1700 से ज़ायद मेडिकल रैप्स हैं जिनको अब ये खदशा लाक हो गया है कि वो बेरोज़गार हो जाएंगे, क्योंकि इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है बहावल विक्टोरिया अस्पताल के ऑपोजिट यहाँ पर 1000 से ज़ायद मेडिकल रैप्स इस वक्त मौजूद हैं, अपनी ड्यूटी पर आए हैं, लेकिन दाखिला ना होने की वजह से यहाँ पर मौजूद है। उनसे हम बात भी कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। ऑलमोस्ट आपने जिक्र किया कि बहावलपुर में जो है वो ऑलमोस्ट 1700 जो है वो लोग हैं, लेकिन तादाद इससे भी बहुत ज़्यादा है। जब से गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने ये नोटिफिकेशन निकाला है कि तमाम जो है वो सरकारी इंस्टीट्यूशन में जो है वो मेडिकल ऐप्स की पाबंदी होगी, तो तब से हम सब लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। और हमें सबसे ज़्यादा जो है वो अफसोस इस बात पे हो रहा है कि ये सब लोग पढ़े लिखे लोग हैं। ये ज़रा दिखाएं आप सब लोगों को, सब लोग पढ़े लिखे लोग हैं। और बहुत अफसोस से कहना पड़ रहा है कि पंजाब में बहुत सारे सरकारी अस्पतालों में जो है वो हमारे कोलीग्स को अरेस्ट भी किया गया है। कितनी तज़हीक है उन सब लोगों की, ये सब लोग पढ़े लिखे लोग हैं। क्या कहेंगे? गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट्स में मोस्टली जो काम्स होते हैं वो भी फार्मास्यूटिकल ही कर रही होती है। मैं बात कर रहा हूँ वार्ड्स की रिपेयरमेंट्स के हवाले से, कोई इनके इवेंट्स के हवाले से। इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आपके इस वक्त अनएम्प्लॉयमेंट का फैक्टर जो है डे बाई डे बहुत इंक्रीज कर रहा है। गवर्नमेंट जॉब्स नहीं है, जो जॉब्स है वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है। प्राइवेट सेक्टर्स में जॉब्स का मिलना मुश्किल हो गया है। अब एक बच्चा जो मेहनत करके स्ट्रगल करके आता है तो उसको पता है कि मैं फार्मास्यूटिकल अगर ज्वाइन करूंगा तो देन मैं स्ट्रगल करके मैं ऊपर जा सकता हूं। मौजूदा जो सूरत हाल है वो आपने जानी, लेकिन बहावलपुर में चूंकि पहले से इंडस्ट्री नहीं है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इतनी ज़्यादा नहीं है, तो जो यहाँ के लोकल मेडिकल रैप्स हैं उनका यही मुतालबा है कि ये पाबंदी जो है ये उठाई जाए। जी बहुत शुक्रिया ताहिर जोधियाना आपका। मियांवाली DHQ अस्पताल में 1 माह से एक्सरे फिल्में खत्म हो गई। एक्सरे के बाद मरीजों को एक्सरे फिल्म फराहम नहीं की जा रही। मरीजों को शदीद परेशानी का सामना है। इसी बारे मजीद बात करते हैं अख्तर मजाज से। जी बिल्कुल, हुकूमत पंजाब के सेहत के शोबे में इनकलाब लाने के दावे सिर्फ दावे ही रह गए। DHQ हॉस्पिटल मियांवाली में गुज़श्ता 1 माह से एक्सरे फिल्म मौजूद नहीं है। जहाँ पे आने वाले जो मरीज़ हैं उनका जब एक्सरे किया जाता है तो डायरेक्ट डॉक्टर को भेज दिया जाता है, जबकि एक्सरे फिल्म रिकॉर्ड के लिए इंतहाई ज़रूरी है। हमारे साथ एक बुजुर्ग मरीज़ मौजूद है, आपसे इस सवाल से हम बात करते हैं। बाबा जी दसो तुस एक्सरे करवाया क्या कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरे जी कराए, उधर जाकर बालैन छाती का एक्सरे कराए और छाती का एक्सरे कराकर उसके बाद जी इनको आकर फीस जमा कराया 250 रुपया। उसके बाद फीस दी है। उन्होंने कहा आप चले जाओ डॉक्टर के पास जिसे एक्सरे लिख कर दिए है, उधर से आपको एक्सरे मिल जाएगा। तो वहाँ एक्सरे भी मैं लेने के लिए जा रहा हूँ और मैं उधर से एक्सरे लेकर वापस आ जाऊँगा इंशाल्लाह। जी ये एक बुजुर्ग जो लोग हैं उनको एक अजीब धोखे में रखा जा रहा है, जो इन चीज़ों को समझ नहीं रहे। मैं आपको बताते चलूँ कि ये एक्सरे तो यहाँ पे हो रहे हैं, लेकिन एक्सरे की जो फिल्म है गुज़श्ता 1 माह से यहाँ पे मौजूद नहीं है। जब एक्सरे होता है तो उसी डॉक्टर को या मरीज के ही मोबाइल में व्हाट्सएप कर दी जाती है और उसके बाद वो डॉक्टर तक ले जाता है, जबकि 250 रुपये फीस भी वसूल की जाती है। और एक्सरे फिल्म इंतहाई अहमियत कहाँ मिला है कि अगर यहाँ से मरीज़ किसी दूसरे शहर में जाता है या डॉक्टर के पास किसी दूसरे डॉक्टर के पास इलाज कराने के लिए जाता है तो वो फिल्म दिखा सकता है। और मोबाइल से फिल्म देखना और एक्सरे देखना और रियल में देखना, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। अब इस हवाले से जब हमारी एडमन से बात हुई है तो एडमन की जानिब से ये कहा गया है कि कोशिश की जा रही है कि जल्द जो। जी बहुत शुक्रिया अख्तर मजाज साहब का। DG खान में सिटी हाई स्कूल का बैंड मास्टर पुरानी किताबें चोरी करते पकड़ा गया। CU एजुकेशन के मुताबिक बैंड मास्टर आज की तारीखी में नामालूम साथी के हमरा पुरानी किताबें गाड़ी में लोड कर रहा था। मजीद बताएंगे आशान बुखारी। तो शहर डर्स खान के अंदर सिटी स्कूल के जो बैंड मास्टर थे उनके हवाले से एक जो खबरें गर्दिश कर रही थी कि वो रात के वक्त जो है एक किसी प्राइवेट आदमी के साथ स्कूल से ओल्ड बुक जो है वो प्राइवेट गाड़ी में लोड करके जो है किसी खुफिया जगह पर लेके जा रहे थे, जिसके बाद जो है मौके पर पहुंच के पुलिस ने कार्रवाई की। और उसके बाद क्या कार्रवाई सामने आई है, महकमा एजुकेशन ने उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की है, ये सब जानने के लिए हमारे साथ CU एजुकेशन जनाब महमूद हसन साहब मौजूद हैं। जी जनाब बताइएगा क्या कार्रवाई की है फिर उसके हवाले से। जी इस तरह से है कि ये 14 तारीख को ना रात 11 बजे के करीब हमारे स्कूल का मुलाजिम है
सिटी हाई स्कूल का बैंड मास्टर है रियाज, वो एक प्राइवेट बंदे के साथ मिल के जो कोई बहुत पुरानी 2014-15 की बुक्स पड़ी हुई थी किसी स्टोर में, तो वो उठा के एक डाले पे लोड कर रहे थे। तो पुलिस ने वहाँ पे पकड़ा, तो हमने उनके खिलाफ महकमे की तरफ से FIR भी दर्ज करवा दी है और एक इंक्वायरी भी हमने पूरे स्कूल के हवाले से एक्सटेंड करवाई है। इंशाल्लाह बहुत जल्द जो इंक्वायरी की रिपोर्ट आएगी और उसकी रोशनी में हम मेरिट पे इंशाल्लाह फैसला करते हुए जो भी जिम्मेदार लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, कानूनी कार्रवाई करेंगे इंशाल्लाह। अजी बिल्कुल, उनका ये कहना है कि स्कूल से जो किताबें चोरी की जा रही थी, प्राइवेट गाड़ी के अंदर लोड करके जो है किसी मकाम पर लेके जा रहे थे, और उनके खिलाफ जो है महकमे की जानिब से भी जो कार्रवाई सामने आ चुकी है और महकमे की जानिब से उनके खिलाफ जो है FIR दर्ज कर दी गई है और इसके साथ साथ अब उसके खिलाफ जो है इंक्वायरी भी बैठ गई है। और उनका ये कहना है कि जी बहुत शुक्रिया आशान बुखारी आपका। लोधरा के गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल की किस्मत बदलने की उम्मीद। डिप्टी कमिश्नर चौधरी मोहम्मद अशरफ का स्कूल की इमारत का मुआयना, जल्द पुरानी इमारत को गिराकर असर नौ तामीर करने की खुशखबरी सुना दी। क्या कहा, तफसीलात जानते हैं राना आसिफ हनीफ से। जी बिल्कुल, डिप्टी कमिश्नर लोधरा चौधरी मोहम्मद अशरफ जिले लोधरा के तमाम सरकारी स्कूलों की हालत बेहतर बनाने और अपग्रेड करने, इमारतों को तलबा के लिए बेहतरीन माहौल के साथ जो है उन्हें तरक्की देने में कोशिशें। इस वक्त गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल फॉर बॉयज लोधरा का उन्होंने विजिट किया है। क्या देखा और क्या देके जा रहे हैं ये उनसे जानते हैं। सर, आपको पता है यहाँ पे स्कूल के अंदर कमरे तो बेतहाशा हैं, लेकिन मेजर पोर्शन जो है सब वो डेंजरस डिक्लेयर हुआ है। जैसे आपने बताया कि तक 1886 की जो सा बिल्डिंग है, तो ये मतलब पिछले जो है 1.5-2 साल से डेंजरस डिक्लेयर हुई है, लेकिन स्टिल स्ट्रक्चर जो है उसी तरह का जो है। तो अब एज ए फर्स्ट फेज हम इसको जो है फौरी तौर पे ऑप्शन करके इसको क्लियर करवाते हैं ताकि स्पेस जो है वो अवेलेबल हो। उसके बाद जो एडिशनल क्लासरूम्स हैं उनके लिए की तरफ जो है हम आएंगे कि यहाँ पे हम फिलांथ्रोपी के थ्रू, गवर्नमेंट की एड के थ्रू, स्कूल काउंसिल के थ्रू किसी भी तरीके से जो है हम इतने कमरे जो है वो कर लें कि ये सबसे बड़ा स्कूल शहर का स्कूल है, तो इसको यहाँ पे आने वाले बच्चों को स्पेस का जो इशू ना हो। ये बिल्कुल आपने जाना, डिप्टी कमिश्नर चौधरी मोहम्मद अशरफ का कहना है कि कदीमी स्कूल है, 1886 की इमारत है, लेकिन अब तलबा के लिए क्लासरूम्स कम पड़ रहे हैं, इसको बेहतर करें। जी शुक्रिया राना आसिफ हनीफ आपका। मुजफ्फरगढ़ में सीवरेज का मसला हल करने की जानिब अहम कदम, किनवान चौक पर नई पाइपलाइन डालने का काम शुरू कर दिया गया है। मजीद जानते हैं आमिर डोगर से। जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ और DC मुजफ्फरगढ़ के इकदाम के बाद मुजफ्फरगढ़ में शहर की ब्यूटिफिकेशन का एक जो प्रोसीजर है वो जारी है और अब मुजफ्फरगढ़ अंदरून शहर में सुहेल पेट्रोल पंप से किनवान चौक तक नई सेवरेज लाइनें डालने का काम भी जो शुरू हो चुका है और मुजफ्फरगढ़ के इस बाजार को मॉडल बाजार बनाया जा रहा है। शहरियों की इस हवाले से क्या राय है, उन्हीं से जरा इस हवाले से जानते हैं। बड़े अरसे से सेवरेज का मसला था जी इन इलाकों में, मुजफ्फरगढ़ अंदरून शहर में खास तौर पर, अब ये मसला हल होने जा रहा है, क्या कहते हैं इसको? हाँ जी, बड़ी खुशाइंद बात है। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ साहिबा के VN के मुताबिक DC मुजफ्फरगढ़ जो है ये तकरीबन 50 साल के बाद ये पानी का हमारा मसला था, सेवरेज लाइनें अब डल रही है नई और इस बाजार को मॉडल बाजार बनाया जा रहा है, तो हम बहुत खुश हैं। मुजफ्फरगढ़ जो है ये पंजाब का पसमानदा तरीन जिला है और इसकी जो ब्यूटिफिकेशन है वो बहुत अच्छी खुशाइंद बात है और हम बड़े मशकूर हैं वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा के और DC मुजफ्फरगढ़ के। DC मुजफ्फरगढ़ के और मरियम नवाज शरीफ के शहरी जो है वो मशहूर हैं और इनकी जानिब से ये कहा गया है कि मुजफ्फरगढ़ शहर की ब्यूटिफिकेशन का एक जो अमल है यकीनन ये खुशाइंद है और शहरियों की जानिब से खुशी का इजहार किया गया है कि मुजफ्फरगढ़ की सेवरेज लाइनें अरसा दराज के बाद जो है वो नए सिरे से तब्दील होने जा रही हैं। जी बहुत शुक्रिया आमिर डोगर आपका। मजीद खबरें शामिल करेंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। हर दिन की शुरुआत मोहब्बत से होती है। क्या खुशबू है जो ऑयल हर बीते को बनाए खुशबूदार और हर लम्हा यादगार। क्योंकि सेहत और ज़ायका दोनों जरूरी हैं। सलवा है दिल का दोस्त। मेरी खास चाय के लिए सिर्फ एवरीडे जो बनाए परफेक्ट 4 कप हर बार। फ्रॉम नेस्ले।
वेलकम बैक। मुल्तान डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में साल 2025 के दौरान 5,823 मुकदमात में मुलजिमान को सजाएं सुनाई गईं, जबकि 2,81,73,000 रुपए के जुर्माने भी आयद किए गए। अदालती रिकॉर्ड के मुताबिक 24 मुकदमात में सजाए मौत और 41 में उम्र कैद, 468 मुकदमात में जुर्माने और 705 मुलजिमान को प्रोबेशन की सजाएं दी गई हैं। इस हवाले से मजीद बात कर लेते हैं मेहर इमरान से। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, बात करेंगे। मुल्तान में मुख्तलिफ जराइम में मुलविस मुलजमान को सज़ाएँ सुना दी गई। एक साल में कितने मुलजमान को सज़ाएँ सुनाई गई हैं, उसमें माइनर कितने थे, मेजर कितने थे, जुर्माने कितने को हुए। इस वक्त हमारे साथ डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर इम्तियाज़ रसूल चीमा साहब मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। सर बताइएगा कि एक साल में सज़ाओं का क्या क्राइटेरिया रहा? इस हमारे पिछले साल के अंदर टोटल 5,823 ऐसे केसेस हैं जिनमें मुख्तलिफ सज़ाएँ सुनाई गई हैं और इन सज़ाओं में 24 केसेस में सज़ाए मौत हुई है और 41 केसेस ऐसे हैं जिसके अंदर उम्र कैद की सज़ा हुई है और इसी तरीक़ा से जो 12 साल तक की सज़ा वाले केसेस जो हैं वो 44 हैं। तो टोटल जो केसेस हैं हमारे बनते हैं जिसमें सज़ाएँ हुई हैं वो 5,823 हुए हैं और इसी तरीक़ा से जुर्माने जो फ़ाइन्स हुए हैं इन केसेस के अंदर वो तकरीबन 2 करोड़ और 81 लाख, तकरीबन 3 करोड़ के करीब जो हमारे जो हैं वो फाइन्स इस साल के अंदर। हम उसमें तमाम डायरेक्शंस के ऊपर पूरा अमल कर रहे हैं और हमारे सेक्रेटरी साहब इस सिस्टम को जो डिजिटल करने की कोशिश जो हो रही हैं, CFMS में जो तब्दीलियां काफ़ी आ चुकी हैं, तो अब हमारा पूरा जो सिस्टम है वो डिजिटल लाइनों पे चल रहा है। जी बिल्कुल, डिजिटल लाइनों पे चल रहा है। पहले क्या होता था, FIR हो जाती थी और केस दब जाता था, कई साल तक चलान अदालतों में नहीं जाते थे, लेकिन अब डिजिटलाइजेशन होने की वजह से आप देख सकते हैं कि सज़ाओं में बड़ा जो है वो बेहतरी हुई है और ज़्यादा सज़ाएं लोगों को मिल रही हैं, तमाम चलान बर वक्त सबमिट हो रहे हैं। जी शुक्रिया मेहर इमरान आपका। पंजाब की शाहराहों के तामीराती काम की जांच पड़ताल जारी। सूबाई वजीर मवासलात मलिक सोहेब अहमद भरत का लीला और जेहलम रोड का मुआयना। सूबाई वजीर ने 124 किलोमीटर जेहलम शाहराह के काम की रफ्तार को चेक किया। मुनासिब मॉनिटरिंग न करने पर कंसल्टेंट स्टाफ की सरजनश। शाहराह की राइडिंग क्वालिटी को बेहतर किया जाए, सूबाई वजीर मलिक सोहेब की हिदायत। आपको बता रहे हैं पंजाब की शाहराहों के तामीराती काम की जांच पड़ताल जारी। सूबाई वजीर मवासलात मलिक सोहेब अहमद भरत का लीला और जेहलम रोड का मुआयना। सूबाई वजीर ने 124 किलोमीटर जेहलम शाहराह के काम की रफ्तार को चेक किया। मुनासिब मॉनिटरिंग न करने पर कंसल्टेंट स्टाफ की सरजनश की। एडिशनल डेप्यूटी कमिश्नर हेडक्वार्टर मोहम्मद तैयब और सेक्रेटरी रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी उमर अली का जनरल बस स्टैंड का बहावलपुर का दौरा। जनरल बस स्टैंड की ब्यूटिफिकेशन और सफाई के अमूर का जायजा लिया। अफसरान ने AC बस टर्मिनल और वैगन स्टैंड का विजिट किया। मजीद बता रहे हैं रजा मलिक। जी बताइए। जनरल बस स्टैंड को नई लुक देने के लिए और इसकी ब्यूटिफिकेशन के हवाले से जो है वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन मुताबिक है एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हेडक्वार्टर मोहम्मद तैयब जो और नए तैनात होने वाले जो सेक्रेटरी रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी हैं उमर अली जनरल बस स्टैंड का विजिट करें। सर क्या बेहतर होने जा रहा है जनरल बस स्टैंड पर, क्या मज़ीद सफरी सहूलियात को बेहतर बनाया जा रहा है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का जैसे कि आपको पता है स्पेशल फोकस है क्लीनिनेस पे, ब्यूटिफिकेशन पे और जनरल पब्लिक को जो है फैसिलिटेट करने के हवाले से। तो ख़ास तौर पे ये जनरल बस स्टैंड है, AC बस टर्मिनल है, इस पर DC साहब की हिदायत पे खुसूसी फोकस किया गया है। इसकी ब्यूटिफिकेशन पे इनके जो साइन बोर्ड्स हैं वो यूनिफॉर्म हों, उसमें खूबसूरत हों, जनरल क्लीनिनेस जो है वो इम्प्रूव हो, वेटिंग एरियाज़ अच्छे हों। तो इन सारी चीज़ों को हम फोकस कर रहे हैं और काफ़ी चीज़ें काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो गई हैं और मज़ीद भी इस पर कोशिश की जा रही है। जी बिल्कुल, सेक्रेटरी रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी हैं, अभी तैनात हुए हैं। सर उमर अली साहब, सबसे पहले तो आपको वेलकम बहावलपुर में। और क्या तरजीहात आप देख रहे हैं अपनी? जी वालेकुम अस्सलाम। जी हमारी हुकूमत जो है उनका एक ही अभी जो मेन फोकस है वो है ब्यूटिफिकेशन पे, वो चाहे जनरल बस स्टैंड हो चाहे हमारा कोई भी म्यूनसिपल कमेटी का। हमारे चूँकि हमारे अंडर आता है D क्लास स्टैंड्स, तो हम इनको चेक कर रहे हैं प्रॉपर इनकी ब्यूटिफिकेशन के हवाले से, इनके यूनिफॉर्म्स जो इनके बोर्ड्स वगैरह वो यूनिफॉर्म हो, इसके अलावा इनके टिकट काउंटर बूथ वगैरह वो सही हों, इसके अलावा क्लीननेस जो है वो इनकी परफेक्ट हो। इस सिलसिले में इंशाल्लाह ताला विजिट वक्तन फ़वक्तन जारी रहेंगे और जब तक ये चीज़ें इम्प्रूव नहीं होती तब तक हम इनको पुश करते रहेंगे। जी बिल्कुल, जो है इनको पुश किया
जी शुक्रिया रजा मलिक आपका। दुनियापुर की इकलौती तफरीहगाह मेजर आमिर आजम शहीद पार्क जो तवील अरसे से इंतजामी गफलत का शिकार थी, अब एक बार फिर रौनक पकड़ने लगी है। रूही की बार बार निशानदही पर असिस्टेंट कमिश्नर दुनियापुर ने नोटिस लेकर नया सुपरवाइजर तैनात कर दिया। सुपरवाइजर ने चार्ज संभालते ही पार्क से झाड़ियों का सफाया करवाया और टूटे हुए झूलों की रंगो रोगन के साथ दोबारा फाल करा दिए गए हैं। मजीद जानते हैं यकूब ताहिर से। जी बताइएगा। दुनियापुर मेजर आमिर आजम शहीद पार्क में मौजूद हूँ। ये पार्क जो है शहीद आमिर साहब के नाम से मंसूब किया गया था। यहाँ पर पार्क भी अपना रेनोवेशन का काम जारी है, तज़ीनो आयश भी की जा रही है। तो इस वक्त जो शहरी है वो मेरे साथ मौजूद है, मैं जानते हैं कि वो इस मौके पर क्या कहते हैं। हम यहाँ पे आते हैं बच्चों को लेके, तो यहाँ पे कोई माहौल नहीं था, कोई झूले वगैरह सब टूटे हुए थे। लेकिन अब जो मैं आज आया हूँ ना, तो बहुत सी तब्दीलियां मैंने देखी हैं। यहाँ पे झूले भी बन गए हैं और सफाई भी बहुत अच्छी तरह है, पौधे भी वगैरह बहुत अच्छे लगे हुए हैं। एक बहुत ही अच्छा माहौल बनाया गया है और सैर व तफरीह के लिहाज से भी बहुत अच्छा हो गया है पहले की निस्बत। दुनियापुर इंतजामिया की जानब से बड़ा अच्छा काम हुआ है। इस वक्त यहाँ पर जो है सुपरवाइजर नए आए हैं, यहाँ पर पार्क को दिया गया। तो इनसे जानते हैं कि ये इस मौके पर क्या कहते हैं। तकरीबन आज से 10 दिन पहले एसी साहब और हमारे चीफ अफसर साहब और MOINS साहब ने हुक्म दिया कि आप पार्क को जाके संभालें और उसका जरा कोई सफाई सुथराई जो भी मामलात है उसको ठीक करें। तो मैं जब आया हमें भी बहुत दुख होता था कि मैं भी एक दुनियापुर का शहरी हूँ, हमारे भी बच्चे फैमिलियां को आने के लिए कोई जगह नहीं थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह 10 दिन में हमने झूले वगैरह थे वो रिपेयर करा के माशाल्लाह वो भी चालू करा दिए और प्लाटिंग की सफाई सुथराई हो रही है और काम जारी है। और इसमें मेरे अफीसरानों ने मुझे और भी हौसला दिया है कि हम इधर और झूले वगैरह लगवाते हैं और जो भी इसका काम होने वाला है वो हम कराते हैं, ताकि दुनियापुर की फैमिली आए और देख के खुश हों कि हमारे भी शहर में कोई पार्क है। इस पार्क की रेनोवेशन की है और खास तौर पर जो ग्रासी प्लाट थे उनके अंदर से खारदार झाड़ियों को खत्म करके वाकई ही एक मेरी तफरीही गाह इसको बना दिया गया है। जी शुक्रिया यकूब ताहिर आपका। इसी के साथ ही न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।